क्या आप जानते हैं कि भारत का 95% व्यापार वॉल्यूम के हिसाब से समुद्री रास्तों से होता है? ये सिर्फ एक रैंडम फैक्ट नहीं है। ये एक तरह से वो नस है जिसमें हमारी पूरी अर्थव्यवस्था का खून दौड़ता है। बिल्कुल। और आज हम इसी नस की कह सकते हैं कि एनाटॉमी को समझने वाले हैं। हमारे पास विजन आईएएस PT 365 इकोनॉमी के चैप्टर 9 इंफ्रास्ट्रक्चर के नोट्स हैं। और हमारा मिशन सिर्फ इन नोट्स को पढ़ना नहीं है, नहीं, बल्कि इन बुलेट पॉइंट्स के पीछे की जो कहानी है, जो बड़ा विजन है, उसे उजागर करना है। सही बात है। सो सिंप्लीफाइड यूपीएससी बाय पीपीपी में आपका फिर से स्वागत है। ये वो चैनल है जो आपके समय का सम्मान करता है और आपके सिलेबस को सरल बनाता है। और आगे बढ़ने से पहले एक विनम्र निवेदन। हाँ, अगर आप सक्षम हैं और हमारी सामग्री आपकी तैयारी में मदद करती है तो कृपया सदस्य बनने के लिए ज्वाइन बटन दबाने पर विचार करें। आपका समर्थन इन वीडियोस को जारी रखने में मदद करता है। और हमारे जो मौजूदा सदस्य हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस चैनल के स्तंभ हैं। बिल्कुल। और सभी के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रैक्टिस PYQ के साथ मुफ्त नोट्स उपलब्ध हैं। लेकिन हमारे लेजेंड यूट्यूब सदस्यों के लिए एक खास जगह है। हाँ, हमारा विशेष डिस्कॉर्ड सर्वर जो प्रीमियम नोट्स, अतिरिक्त PYQs और मॉडल मेन्स उत्तर प्रदान करता है। तो वहाँ हमसे जरूर जुड़ें। चलिए तो फिर शुरू करते हैं समुद्री क्षेत्र से। नोट्स में सबसे पहला पॉइंट है कि भारत में 12 मेजर पोर्ट्स हैं और 13वां वधावन में बन रहा है। हाँ, और एक हालिया अपडेट ये भी है कि पारादीप पोर्ट कार्गो हैंडलिंग के मामले में भारत का सबसे बड़ा मेजर पोर्ट बन गया है। अच्छा, लेकिन मेरे लिए इससे भी ज्यादा चौंकाने वाला आंकड़ा टर्न अराउंड टाइम का है। पिछले दशक में ये 96 घंटे से घटकर लगभग 49.5 घंटे हो गया है। मतलब लगभग आधा। लगभग आधा। ये सुनने में तो अच्छा लगता है, पर इसका असल जिंदगी में क्या मतलब है? इसका मतलब बहुत बड़ा है। इसे ऐसे समझिए, पहले एक जहाज को भारत के पोर्ट पर अपना माल उतारकर वापस जाने में 4 दिन लग जाते थे। 4 दिन? हाँ, अब वही काम 2 दिन से भी कम में हो जाता है। इसका मतलब है कि वही जहाज अब साल में पहले से दुगने चक्कर लगा सकता है। एग्जैक्टली, दुगने चक्कर। इससे शिपिंग कंपनियों का मुनाफा बढ़ता है, बाहर से आने वाला कच्चा माल फैक्ट्री तक जल्दी पहुंचता है और भारत में व्यापार करने की जो कुल लागत है, जिसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कहते हैं, वो बेहतर होती है। तो ये एक छोटा सा बदलाव पूरे सप्लाई चेन में क्रांति ला सकता है। और मुझे लगता है इसी पूरी क्रांति को एक नाम दिया गया है, सागरमाला कार्यक्रम। हाँ, सागरमाला। नोट्स में इसके 5 कंपोनेंट्स दिए हैं। PCI-CS है ना, पोर्ट मॉडर्नाइजेशन, कनेक्टिविटी, ये सब। पर ये तो रटने वाली बात हो गई। इसके पीछे की असली सोच क्या है? देखिए, सागरमाला का फंडा बहुत सिंपल है। सोचिए, हमारे पास 11,000 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी कोस्ट लाइन है और हजारों किलोमीटर की नदियां भी हैं। बिल्कुल। तो सरकार का कहना है कि भाई, इस नेचुरल एडवांटेज को हम अपने इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए लेवरेज क्यों ना करें। सागरमाला सिर्फ बंदरगाह बनाने का प्रोग्राम नहीं है, ये एक पूरी सोच है। अच्छा। ये कहता है कि पोर्ट्स को वर्ल्ड क्लास बनाओ। ये हो गया पोर्ट मॉडर्नाइजेशन। ठीक है। फिर उन्हें रेलवे और सड़कों के शानदार नेटवर्क से जोड़ो। ये हो गया कनेक्टिविटी। पोर्ट्स के पास ही फैक्ट्री और इंडस्ट्रियल क्लस्टर बनाओ ताकि माल तुरंत एक्सपोर्ट हो सके। पोर्ट लिंक्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन। सही है। और फिर वहां रहने वाले समुदायों का जीवन स्तर सुधारो। और आखिर में सड़क और रेल का बोझ कम करने के लिए समंदर और नदियों के रास्ते माल भेजो। मतलब ये एक 360 डिग्री अप्रोच है। बिल्कुल। ये तो समझ आया, लेकिन इतनी बड़ी सोच को लागू करने के लिए तो कानून भी बदलने पड़ेंगे। हमारे पुराने कानून तो शायद अंग्रेजों के जमाने के होंगे। सही पकड़ा। इसीलिए 1908 के इंडियन पोर्ट्स एक्ट को बदलकर इंडियन पोर्ट्स एक्ट 2025 लाया गया है। अच्छा। और प्रीलिम्स के लिहाज से इसमें सबसे जरूरी बात यह है कि इसने मैरिटाइम स्टेट डेवलपमेंट काउंसिल यानी MSDC को एक स्टैट्यूटरी बॉडी बना दिया है। एक मिनट, स्टैट्यूटरी बॉडी मतलब अब इसकी कानूनी ताकत बढ़ गई है। इसका क्या फायदा होगा? इसका फायदा है बेहतर कोऑर्डिनेशन। पहले ये एक एडवाइजरी बॉडी थी, तो केंद्र सरकार और समुद्री राज्यों जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, इनके बीच अक्सर खींचतान रहती थी। अब एक कानूनी तौर पर स्थापित काउंसिल होने से पोर्ट से जुड़े फैसले ज्यादा तेजी से और आपसी सहमति से लिए जा सकेंगे। ये फेडरलिज्म का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। और नोट्स में 4 और नई शिपिंग एक्ट्स की भी लिस्ट है। मर्चेंट शिपिंग एक्ट, कोस्टल शिपिंग एक्ट, क्या ये सब याद रखने जरूरी है? सब नहीं,
पर इनमें से एक मर्चेंट शिपिंग एक्ट 2025 खास तौर पर महत्वपूर्ण है। पुराना कानून 1958 का था। 1958 का? हाँ, सोचिए, 1958 में सोमालिया के समुद्री डाकुओं या जहाज के सिस्टम पर साइबर हमले के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। सही बात है। तो ये नया एक्ट इन आधुनिक खतरों से निपटने, प्रदूषण के नियमों को सख्त करने और हमारे नाविकों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए बनाया गया है। मतलब ये सिर्फ एक अपडेट नहीं बल्कि एक पूरा रीराइट है। बिल्कुल। और इसी मॉडर्न थिंकिंग का सबसे बड़ा उदाहरण शायद केरल का विजिंजम इंटरनेशनल पोर्ट है। नोट्स में लिखा है कि ये भारत का पहला डीप वाटर कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि अब तक जो काम सिंगापुर, कोलंबो या दुबई में होता था, वो अब भारत में होगा। देखिए, दुनिया में कुछ बहुत बड़े मदर वेसल होते हैं जो हजारों कंटेनर लेकर चलते हैं। भारत के ज्यादातर पोर्ट्स उतने गहरे नहीं थे कि ये विशाल जहाज वहां आ सकें। तो ये जहाज अपना माल कोलंबो या सिंगापुर में उतारते थे और फिर वहां से छोटे जहाजों में भरकर वो माल भारत आता था। इसे ट्रांसशिपमेंट कहते हैं। ये तो हमारी अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान रहा होगा। हर बार माल को दूसरी जगह उतारने और फिर से चढ़ाने में कितना समय और पैसा बर्बाद होता होगा। एग्जैक्टली। विजिंजम इस समस्या को खत्म कर देगा। ये बहुत गहरा है और अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग रूट से सिर्फ 10 नॉटिकल माइल दूर है। सिर्फ 10 नॉटिकल माइल? हाँ, तो अब वो मदर वेसल सीधे विजिंजम आ सकेंगे। इससे न सिर्फ हमारा समय और पैसा बचेगा, बल्कि हम खुद एक ट्रांसशिपमेंट हब बनकर दूसरे देशों के माल को हैंडल करके पैसा कमा सकते हैं। ये तो जीएस पेपर 3 में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से एक बेहतरीन केस स्टडी है। बिल्कुल, कि कैसे एक प्रोजेक्ट भारत की स्ट्रेटेजिक पोजीशन को बदल सकता है। तो ठीक है, हमने अपने बंदरगाहों को वर्ल्ड क्लास बना दिया, माल तेजी से उतर रहा है। लेकिन एक शानदार बंदरगाह का क्या फायदा अगर माल वहां से निकलकर शहर के ट्रैफिक में घंटों फंसा रहा है? सही पॉइंट है। ये हमें इंफ्रास्ट्रक्चर के अगले हिस्से पर लाता है, यानी गति, सुरक्षा और इन सबको जोड़ने वाला गोंद, लॉजिस्टिक्स। बिल्कुल सही कनेक्शन है। और जब हम गति की बात करते हैं तो हमें सुरक्षा की बात भी करनी होगी। भारत में सड़क दुर्घटनाएं एक बहुत बड़ी समस्या है। इसी को लेकर नेशनल रोड सेफ्टी बोर्ड NRSB बनाया गया है। इसका काम सिर्फ नियम बनाना नहीं, बल्कि रोड सेफ्टी के लिए नई टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को बढ़ावा देना भी है। और मुझे लगता है कि कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम 2025 इसी दिशा में एक बहुत मानवीय कदम है। सड़क दुर्घटना के शिकार लोगों को 1.5 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज। हाँ, ये गोल्डन आवर में जाने बचाने में बहुत मददगार साबित हो सकता है। बिल्कुल। और यही सुरक्षा और एफिशिएंसी की सोच हमें एविएशन सेक्टर में भी दिखती है। नोट्स में केप टाउन कन्वेंशन का जिक्र है। हाँ, ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है। इसे थोड़ा आसान भाषा में समझाइए। ये कन्वेंशन आखिर करता क्या है? सरल शब्दों में ये हवाई जहाजों और उनके इंजनों के लिए एक तरह की अंतर्राष्ट्रीय गिरवी संधि है। मान लीजिए एक विदेशी कंपनी है, वो अपनी एयरबस A320 भारतीय एयरलाइन को लीज पर देती है। ठीक है। उसे हमेशा ये डर रहेगा कि अगर भारतीय एयरलाइन दिवालिया हो गई तो क्या उसे अपना करोड़ों डॉलर का जहाज वापस मिलेगा? कहीं भारतीय कानूनों में फंसकर रह गया तो? समझ गया। तो केप टाउन कन्वेंशन इस विदेशी कंपनी को एक तरह की गारंटी देता है। हाँ। ये एक अंतर्राष्ट्रीय कानूनी ढांचा तैयार करता है जिससे वो कंपनी अपना जहाज आसानी से वापस ले सकती है। जब भारत इस कन्वेंशन का पालन करता है तो विदेशी लीजिंग कंपनियां सुरक्षित महसूस करती हैं। और जब रिस्क कम होता है तो वो कम कीमत पर जहाज लीज पर देने को तैयार हो जाती हैं। नतीजा, भारतीय एयरलाइंस के लिए जहाज लीज पर लेना सस्ता और आसान हो जाता है। वाह, मतलब एक अंतर्राष्ट्रीय संधि का सीधा असर हमारे हवाई यात्रा पर पड़ता है। अब इन सबको जोड़ते हैं, पोर्ट्स, सड़कें, हवाई जहाज, इन सबको एक साथ लाने वाली चीज है लॉजिस्टिक्स। और यहाँ पर गेम चेंजर है नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी 2022। निश्चित रूप से इस पॉलिसी के 2 मुख्य लक्ष्य हैं और ये प्रीलिम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पहला, 2030 तक लॉजिस्टिक्स की लागत को GDP के 13-14% से घटाकर वैश्विक बेंचमार्क यानी लगभग 8% तक लाना। 13 से 14%? ये तो बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा। इसे ऐसे समझिए, जब आप ऑनलाइन कुछ ऑर्डर करते हैं और डिलीवरी चार्ज सामान की कीमत का 20% होता है तो आप 2 बार सोचते हैं। सही बात है। भारत के प्रोडक्ट्स के साथ भी यही हो रहा है। हमारी लॉजिस्टिक्स की लागत इतनी ज्यादा है कि मेड इन इंडिया टैग के बावजूद हमारा सामान अंतर्राष्ट्रीय बाजार में महंगा हो जाता है। और दूसरा लक्ष्य?
दूसरा लक्ष्य है वर्ल्ड बैंक के लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स LPI में 2030 तक टॉप 25 देशों में शामिल होना। 2023 में हमारी रैंक 38वीं थी, जो 2018 में 44वीं से काफी बेहतर है। हाँ, काफी बेहतर है, लेकिन अभी भी लंबा रास्ता तय करना है। ठीक है, तो हम LPI रैंकिंग में टॉप 25 में आना चाहते हैं, लेकिन क्या ये सिर्फ और सड़कें और बंदरगाह बनाने से हो जाएगा? मुझे लगता है असली चुनौती तो राज्यों के बीच समन्वय, अलग अलग विभागों के परमिट्स और पेपरवर्क में होगी। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। इस पर नीति क्या कहती है? यही इस पॉलिसी की सबसे बड़ी चुनौती और सबसे बड़ी खूबी है। इसे लागू करने के लिए कॉम्प्रिहेंसिव लॉजिस्टिक्स एक्शन प्लान CLAP बनाया गया है। CLAP? हाँ, ये सिर्फ हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात नहीं करता, ये सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी उतना ही जोर देता है। जैसे यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म बनाकर सभी ट्रांसपोर्ट एजेंसियों को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाना, राज्यों के साथ मिलकर काम करना। मतलब असली लड़ाई यही है। बिल्कुल। ये GS पेपर 3 में अर्थव्यवस्था के लिए एक हॉट टॉपिक है। तो इन सब विशाल योजनाओं के लिए पैसा कहां से आ रहा है? यही हमारा तीसरा और आखिरी विषय है, भविष्य के इंफ्रास्ट्रक्चर का वित्त पोषण। नोट्स में एसेट मोनेटाइजेशन का जिक्र है। हाँ, और ये एक बहुत ही स्मार्ट तरीका है। सरकार के पास बहुत सारी ऐसी संपत्तियां हैं जिनका पूरा इस्तेमाल नहीं हो रहा। तो एसेट मोनेटाइजेशन का मतलब है इन अंडर यूटिलाइज्ड पब्लिक एसेट्स की इकोनॉमिक वैल्यू को अनलॉक करना। यहाँ मुझे एक चीज हमेशा कंफ्यूज करती है, क्या ये विनिवेश मतलब डिसइन्वेस्टमेंट जैसा ही नहीं है? सरकार अपनी संपत्ति बेच रही है? नहीं, और ये अंतर समझना बहुत जरूरी है। विनिवेश में सरकार संपत्ति का मालिकाना हक, ओनरशिप, बेच देती है। अच्छा। लेकिन मोनेटाइजेशन में मालिकाना हक सरकार के पास ही रहता है। सरकार सिर्फ एक निश्चित समय के लिए, जैसे 20 या 30 साल के लिए, उस संपत्ति से राजस्व कमाने का अधिकार, मतलब राइट टू रेवेन्यू, किसी प्राइवेट कंपनी को देती है। कोई उदाहरण दे सकते हैं? सबसे अच्छा उदाहरण है NHAI। वो एक बना बनाया चालू हाईवे जिस पर टोल कलेक्शन हो रहा है, उसे एक प्राइवेट कंपनी को 20 साल के लिए लीज पर दे देते हैं। प्राइवेट कंपनी एक मुश्त बड़ी रकम NHAI को दे देती है और फिर 20 साल तक टोल वसूलती है। NHAI को जो पैसा मिला उससे वो एक नया हाईवे बना लेती है। एग्जैक्टली। इस तरह पुरानी संपत्ति से पैसा कमाकर नई संपत्ति बनाई जा रही है, बिना पुरानी संपत्ति को बेचे। ये GS पेपर 3 में इन्वेस्टमेंट मॉडल्स का एक क्लासिक उदाहरण है। बिल्कुल। फाइनेंसिंग के अलावा भविष्य का इंफ्रास्ट्रक्चर डिजिटल भी है। डिजिटल इंडिया मिशन का जिक्र तो हम सालों से सुन रहे हैं। हाँ, लेकिन अब इसका स्केल और विजन बहुत बड़ा हो गया है। डिजिटल इंडिया अब सिर्फ हर गांव तक इंटरनेट पहुंचाने का मिशन नहीं है। ये डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को एक को यूटिलिटी बनाने की बात करता है, ठीक बिजली और पानी की तरह। आधार, UPI, डिजिलॉकर, ये सब इसी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की नींव पर खड़े हैं। और आखिर में बात करते हैं उन प्रोजेक्ट्स की जो इंजीनियरिंग के चमत्कार हैं। नोट्स में 2 का जिक्र है, उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक, USBRL और चिनाब ब्रिज। ये सिर्फ रेलवे लाइन या पुल नहीं है। USBRL कश्मीर घाटी को बाकी भारत से एक ऑल वेदर भरोसेमंद रेल लिंक से जोड़ता है। ऑल वेदर? हाँ, सोचिए, सर्दियों में जब भारी बर्फबारी से सड़कें बंद हो जाती हैं, तब भी सप्लाई, सेना की मूवमेंट और लोगों का आना जाना जारी रह सकेगा। ये सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट नहीं, ये भारत के स्ट्रेटेजिक और इमोशनल इंटीग्रेशन का प्रोजेक्ट है। और चिनाब ब्रिज तो अपने आप में एक अजूबा है। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज, नदी के तल से 359 मीटर ऊंचा। इसे परिप्रेक्ष्य में रखने के लिए ये पेरिस के एफिल टावर से भी 35 मीटर ऊंचा है। बाप रे। हिमालय के मुश्किल इलाके में तेज हवाओं और भूकंप के खतरे के बीच ऐसा पुल बनाना भारतीय इंजीनियरिंग की ताकत का प्रतीक है। ठीक है, तो इस पूरी बातचीत को समेटते हैं। इन सारे नोट्स और आंकड़ों से एक लिसनर को सबसे बड़ा टेकअवे क्या मिलना चाहिए? मेरे विचार में सबसे बड़ा निष्कर्ष ये है कि भारत अब इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक टुकड़ों वाले साइलोड अप्रोच से हटकर एक एकीकृत होलिस्टिक नजरिया अपना रहा है। बिल्कुल। हम अब सिर्फ अलग अलग सड़कें या बंदरगाह नहीं बना रहे हैं, हम एक सीमलेस मल्टी मोडल लॉजिस्टिक्स नेटवर्क बना रहे हैं। बिल्कुल। नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी, सागरमाला, डिजिटल इंडिया, ये सब अलग अलग पहेली के टुकड़े नहीं हैं। ये सब एक ही बड़ी तस्वीर का हिस्सा हैं। हाँ, और जिसका अंतिम लक्ष्य है लागत कम करना, एफिशिएंसी बढ़ाना और भारत को एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेड हब बनाना। ये साइलो में काम करने से सिस्टम थिंकिंग की ओर एक बदलाव है। और यही वो बदलाव है जो 21वीं सदी में
भारत के विकास को असल में गति देगा। बहुत बढ़िया। अगर इस सारांश ने मदद की तो कृपया वीडियो को लाइक करें। यह एल्गोरिदम को आप जैसे गंभीर उम्मीदवारों को खोजने में मदद करता है। और टिप्पणियों में अपने विचार साझा करें। आपके अनुसार राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति का कौन सा लक्ष्य भारत के लिए सबसे चुनौतीपूर्ण होगा और क्यों? और भूलिएगा नहीं, टेलीग्राम पर मुफ्त नोट्स और लेजेंड्स के लिए डिस्कॉर्ड पर प्रीमियम सामग्री। अगले अध्याय में मिलते हैं। जय हिंद।